दोस्तों मित्रों, मैं कार्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने चर्चा करूंगा। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 18 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिकों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे श्यामपट पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल, इसको एमिला भी कहते हैं, का उद्देश्य क्या था? शिक्षा को स्वाभाविकता से बचाना था, शिक्षा को कृत्रिमता से बचाना था, दोनों का प्रारूप था या कोई नहीं। तो रूसो जिसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया और इन्होंने अपनी पुस्तक जो एमिल है उसमें इस बात के तथ्य का उल्लेख किया था कि शिक्षा को कृत्रिमता से क्या किया जाए, बचाया जाए। तो इस आधार पर बी ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय बालक का घर है, उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है? रूसो है, जॉन डुवी है, जॉन लॉक है या मॉन्टेसरी है? विद्यालय को बालक का घर किसने कहा या विद्यालय को बालक के बचपन का घर किसने बताया? इस कथन के प्रतिपादक यदि देखा जाए तो एक नाम आते हैं मरियम मॉन्टेसरी, जिसने विद्यालय को बालक के बचपन का घर माना। तो इस आधार पर डी आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों या कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया? किलपैट्रिक ने, फ्रोबेल ने, रूसो ने या मॉन्टेसरी ने? तो जो हमारी 5 इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां होती है उसको आधार रखकर शिक्षा पर जिस व्यक्ति ने बल दिया उसमें किलपैट्रिक होगा नहीं, क्योंकि ये तो योजना विधि के जन्मदाता है। फ्रोबेल जो कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता है। रूसो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया था। केवल मॉन्टेसरी है जिन्होंने शिक्षा के लिए ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा देने पर क्या दिया? बल दिया। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है, कई जगह पूछा गया। किसने यह कहा कि बालक एक गति में बढ़ता है, इसलिए उस गति व अवस्था के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए? पहला ऑप्शन रायबर्ड ने कहा, दूसरा ऑप्शन वुडवर्थ ने कहा, तीसरा ऑप्शन टीपी नन ने और चौथा ऑप्शन जॉन लॉक ने। तो यदि देखा जाए तो किसने ये कहा कि बालक एक गति में बढ़ता है इसलिए उसे गति व अवस्था के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए? इस कथन के जो प्रतिपादक है वो थे प्रोफेसर टीपी नन। जो ऑप्शन आपके सी है वो बिल्कुल क्या माना जाएगा? करेक्ट। इनका ये कहना था कि जो बालक है एक गति के अनुसार बढ़ता है तो उसी अवस्था के अनुसार उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहे थे कि नए विचारों या वस्तुओं को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन कहलाता है, उदर स्कीमा कहलाता है, उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है या समझन कहलाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी गहरा क्वेश्चन है। इसकी यदि प्रकृति को समझोगे तो उत्तर पहुंच सकते हैं। कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में क्या दे देते हैं? स्कीमा, जबकि यह होगा नहीं। क्यों? नए विचारों या वस्तुओं को समायोजित करने के लिए विद्यमान जो स्कीमा में जो परिवर्तन होता है, स्कीमा का अर्थ होता है बौद्धिक संरचना, यानी कि बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। और समन्वय को ही हम क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में? समझन का। क्योंकि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कि बुद्धि को समझाने के हिसाब से उन्होंने क्या किया? एक समझन शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। और समझन का अर्थ होता है समन्वय। तो डी आंसर यहाँ क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मूल प्रवृत्तियों की मनोवैज्ञानिक विचारधारा मैकडूगल ने कब प्रस्तुत की? 1890 में,
1910 में, 1880 में या 1908 में। तो मूल प्रवृत्ति का जनक किसे मानते हैं? मैक्डूगल। और मैक्डूगल ने इस विचारधारा का जो प्रस्तुतिकरण किया 1908 में किया था। तो डी आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक है जन्मजात, अर्जित, स्वाभाविक या सभी। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो प्रतियोगी होता है वो तुरंत जल्दबाजी में उत्तर क्या दे देता? सभी। जबकि थॉमसन ने अभिप्रेरकों के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा था, एक तो था स्वाभाविक और एक था कृत्रिम। इस दृष्टि से यहाँ जो सी आंसर हो रहा है वो स्वाभाविकता जो शब्द आया उस आधार पर आंसर क्या होगा? सी स्वाभाविक। ये आंसर क्या जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 8, हमारी भावी पीढ़ी सभ्यता का मुख्य आधार है। शिक्षा का, सामाजिकता का, नैतिकता या सृजनात्मकता का। ये किसी का कथन था, उस कथन को तोड़कर ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी भावी पीढ़ी सभ्यता का मुख्य आधार सृजनात्मकता को कहने वाला जो व्यक्ति था वो टोरेंस था। तो इस दृष्टि से डी आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो डी आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, ये किसने कहा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संभवतः कई प्रतियोगियों के सामने तो ये पहली बार ही आ रहे होंगे कि शिक्षा का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी उनके सामने जॉन लॉक, रायबर्न, अरस्तु या देकार्त थे। तो शिक्षा का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति कहने वाला जो एकमात्र व्यक्ति था वो था अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। तो सी आंसर क्या होगा? एकदम सही माना जाएगा। दैनिक जीवन में बच्चे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैमरा इत्यादि को किस सिद्धांत के आधार पर चलाना सीखते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन, कौशल अधिगम, वाचिक अधिगम या प्रक्षात्मक अधिगम। तो दैनिक जीवन की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस दैनिक जीवन में बच्चे रेडियो, टीवी या मोबाइल, कैमरा इत्यादि चलाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीधी सी बात है, वो बिल्कुल नैमित्तिक अनुबंधन पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? नैमित्तिक अधिगम के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। तो 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल क्या माना गया? ये सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 11, रोसाशाही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण में, प्रक्षेपण तकनीकी में, स्वेग प्रतिवेदन मापक में या स्थिति परक परीक्षण में। तो रोसाशाही धब्बा जो कि हरमन रोसा ने 1921 में दिया, जो कि यदि देखा जाए ये प्रक्षेपण तकनीकी का ही क्या माना जाएगा? परीक्षण माना जाता है। तो बी ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है, इसे कहते हैं उत्पादक कोशिका, संयुक्त कोशिका, जीव या जर्म प्लाज्म। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो मानव शरीर का आरंभ केवल एक कोशिका से होता है, इसे हम यदि देखा जाए तो मूल रूप से इसे जो माना जाता है तो इसे संयुक्त कोशिका के नाम से संबोधित किया जाएगा। क्या कहा जाएगा? संयुक्त कोशिका कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोज्य के लिए किया जाता है या उपयोग के लिए किया जाता है? बच्चों के लिए, प्रौढ़ों के लिए, चिड़िया के लिए या पशुओं के लिए? तो अप्रत्यक्ष जो पक्ष है उन समस्याओं का उपयोग प्राय यदि देखा जाए तो वो प्रौढ़ जो श्रेणी के जो प्रायोज्य हैं उनके लिए ही किया जाता है। तो यह आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही रहेगा। पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया है ये, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक या प्रबोलन या प्रलोभन भी बोल सकते हैं। कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है
यानी कि कोई भी वस्तु को प्राणी यदि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो वो वस्तु उसे क्या कर रही, कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। तो इस आधार पर आंसर होगा प्रेरक। क्या होगा? प्रेरक, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी आंसर क्या माना जा रहा? बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट, केटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? 13 है, 15 है, 16 या 14 है? तो केटल जिसने व्यक्तित्व के अंतर्गत विशेषज्ञ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी केटल ने एक 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किया जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो 16 पीएफ प्रश्नावली को मद्देनजर रखते हैं तो शील गुणों की संख्या कितनी है? 16 निर्धारित की गई, जबकि प्रारंभ में केटल ने 12 शील गुण बताए थे। तो आंसर होगा सी। तो आज हमने मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 18 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और आप लोगों के साथ उसको साझा किया जो आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा रहेगी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिसमें मनोविज्ञान विषय आता है, और तो आपके लिए वो क्या मानी जाएगी, काफ़ी उपयोगी रहेंगी ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हमने मनोविज्ञान के ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए उनकी एग्जाम की तैयारी के हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि जो भी मैं नवीनतम वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।